भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे सांसद डॉक्टर विनोद जी बिंद और मेरी विधायक पूजा पाल, भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री ओम प्रकाश जी पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा, श्री घबड़ू सिंह, अरे ऐसा नाम क्यों रख दिया? घबड़ू सिंह, नेता लोजपा, सत्यप्रकाश जी तिवारी, भरत कुशवाहा, रामाशीष शर्मा, अंबिका बिंद, बबलू राय, पुतुल देवी, राणा सिंह, अरुण कुमार, संजय सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज जायसवाल, विजय चौरसिया, राजीव श्रीवास्तव, शिवजनम सिंह कुशवाहा, आदेश गुप्ता, अरविंद सिंह और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया। और आप जानते हैं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। माइक ठीक नहीं है। हेलो। ये तो हाथ में लेकर बोलना होगा, बड़ा कठिन काम है। आप सब ठीक है? ये हमारे लिए बड़ा काम, लेकिन ये आधा दिमाग तो इसी में उलझ जाएगा हमारे। बहनों भाइयों, मेरी तरफ से भी आपका अभिनंदन, स्वागत है। मुझे याद है कि मैं पहली बार यहां नहीं आ रहा हूं, शायद तीसरी बार किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने मैं खड़ा हुआ हूं। बिहार का चुनाव इस समय अपने अंतिम चरण में है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है। जैसा उपेंद्र जी ने कहा, अब यह बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि 14 तारीख के बाद इस बिहार में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है तो 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि जो चुनावी विश्लेषक हैं उन चुनावी विश्लेषकों का यह दावा है। सरकार बनेगी, सरकार बनेगी, काम करने वाली सरकार बनेगी। और काम करने वाली सरकार के रूप में नीतीश जी के नेतृत्व की सरकार को आपने देखा ही। आपने लालू जी की जंगल राज वाली सरकार को भी काम करते हुए देखा है और नीतीश जी की सरकार को भी देखा है। बहनों भाइयों, मुझे याद है उस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि ये कहते थे, आइए ना हमारा बिहार में, मार देंगे कट्टा कपार में। लेकिन आज क्या कहते हैं, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारे विकसित बिहार में। बहनों भाइयों, सारा यह स्वरूप बदल चुका है। देश की जनता ही नहीं, विदेशों में भी मेरा आना जाना होता है। लोग यह दावे के साथ कहते हैं कि भाई 15-20 वर्ष पहले वाला बिहार अब नहीं रह गया है। बिहार में बड़ा परिवर्तन हुआ है और सचमुच यह बिहार अपने आमूल चूल परिवर्तन की दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ा चुका है। दुनिया में भी आपके प्रति धारणा बदली है। इसे मैं शुभ संकेत मानता हूं। और इस चुनाव में हमारी एनडीए की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनने के बाद क्या करेगी, इसके संबंध में एनडीए का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो चुका है। उसके बहुत विस्तार में जाने की कोई मैं आवश्यकता नहीं समझता।
लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा बहनों भाइयों, अन्य राजनीतिक पार्टियों के जैसे घोषणा पत्र होते हैं उस रूप में हमारे घोषणा पत्र को मत देखिए। हम लोग ऐसे एक गठबंधन के लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। और मैं यहां से अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं कि 2014 में भी जब एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था, बराबर मोदी जी भी सावधानी बरतते थे, कहते थे कि अध्यक्ष जी जरूर देख लीजिएगा कहीं कोई ऐसी बात घोषणा पत्र में न आ जाए जिसे हम लोग पूरा न कर पाए। 2019-24 की भी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधों के ऊपर ही डाली। बराबर सावधानी उनके द्वारा भी बरती जाती थी, घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात ना आ जाए जो पूरी न की जाए। आप ये कहेंगे इतनी सावधानी बरतने की जरूरत क्या है? चुनाव जीत जाइए और सरकार बनाइए, और यह सिलसिला तो भारत की राजनीति में लंबे समय तक चला रहा है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं यह मानता हूं कि मनुष्य के जीवन में अथवा समाज के जीवन में कभी विश्वास का संकट नहीं पैदा होना चाहिए, विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होना चाहिए। इंसान वही है जो कहे वह करे, उसके कृति और कथन में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के राजनीति की यह विडंबना रही है कि लंबे समय तक नेताओं के कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। नेताओं पर से लोगों का विश्वास कम होता चला गया। घर में बच्चा यदि कुछ इधर उधर की बात बोलता था, कभी कोई झूठ बोल देता था, तो घर में भी लोग कहते थे अरे चल के नेता बनेगा। यह धारणा बनी हुई थी नेताओं के बारे में। लेकिन बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं डंके की चोट पर हमारी एनडीए ने इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। आज सारा हिंदुस्तान इसे स्वीकार करता है कि एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो कहता है वह करता है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। मनुष्य की जिंदगी में विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और राजनीति का जहां तक प्रश्न है, मेरे बहनों भाइयों, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। राजनीति हम करते हैं तो समाज बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों की हालत ऐसी हो गई, कहते हैं चाहे जो कुछ भी हो जाए, वोट खरीदना पड़े खरीदो, झूठ बोलना पड़े। लेकिन हमारी सरकार बननी चाहिए। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार को चिमटी से भी छूना होगा तो हम लोग नहीं छुएंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। हम विश्वास का संकट नहीं पैदा होना देंगे। मैं भी चुनाव लड़ता हूं अपने घोषणा पत्र में, या जो कुछ भी मैं कहता हूं, मैं आश्वासन कभी नहीं देता। मैं कहता हूं अपनी तरफ से मैं कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा, और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालात बदल चुके हैं। राजनीति, यह शब्द ही दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यह संस्कृत के नए धातु से बना है जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। विडंबना यह है कि राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से हम लोगों ने संकल्प लिया कि भारत में इस राजनीति शब्द के खोए हुए अर्थ व भाव को पुनः भारत की राजनीति में स्थापित करेंगे, और स्थापित करने में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। और जो कुछ भी कहा है चुनावी घोषणा पत्र में, उसे सामान्य घोषणा पत्र मत मानिएगा। मेरे बहनों भाइयों, वह अटल प्रतिज्ञा है, वह भीष्म प्रतिज्ञा है। उसे सामान्य रूप में मत लीजिएगा। अब कट्टा और लालटेन का युग चला गया। अब तो हम लोगों ने फैसला किया है
कि यहाँ के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे यह नहीं कहा है। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं, वोट मिले या नहीं मिले। बहनों भाइयों, संभव ही नहीं। मैं तो गणित का छात्र रहा हूं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का। मैं कैलकुलेशन करना भी जानता हूं। बिहार में जो नौजवान हैं, यदि हर घर में एक एक सरकारी नौकरी दे दी जाए तो कुल लगभग 12 से लेकर 13 लाख करोड़ रुपया खर्च होंगे। कहां से आएगा? सरकार का ही बजट 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ का है। कहां से दे देंगे? हाँ, ये हम लोगों ने कहा है, जिनको सरकारी नौकरी मिल सकती है उनको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जो नौजवान काम करने की योग्यता रखता है, क्षमता रखता है, जिसके अंदर काम करने की कुवत है, काम करना चाहता है, उसके हाथों को हम रोजगार का अवसर मुहैया करें। इसीलिए तो हम लोगों ने तय किया है कि 100 MSME पार्क स्थापित किए जाएंगे, लघु सूक्ष्म कुटीर उद्योगों के पार्क, बड़े बड़े पार्क, ताकि इसमें हजारों लोगों को काम मिले, लाखों लोगों को काम मिले। ऐसे 100 पार्क बनाए जाएंगे, यह हम लोगों का संकल्प है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी योजनाएं हैं। 50 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए अन्य भी सारी व्यवस्था की है। और भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मुझे खुशी है, और आप लोगों को जानकारी हो गई होगी, जैसे तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा सामान बनाने के लिए, रक्षा से संबंधित बम, तोप, गोले, बारूद, मिसाइल, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर है। मेरे बहनों भाइयों, तो बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बिहार में भी डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। और मैं आरजेडी के दोस्तों को बताना चाहता हूं, कट्टा नहीं बनेगा, तोप बनेगी, मिसाइल बनेगा। बहनों भाइयों, मुझे तकलीफ हुई, मुझे यह सुनकर तकलीफ हुई, और ऐसी राजनीति को लानत है। मैंने देखा कि आरजेडी के एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा बच्चा, वहां उसकी 6-7 साल की उम्र थी, और उसके सिर पर बांधकर पगड़ी उगड़ी, और उसके हाथ में माइक देकर उससे एक भाषण दिलाया जा रहा था। जब हम लोग अनपढ़ थे तो डंडा लेकर चलते थे, लेकिन तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम कट्टा लेकर चलेंगे। अरे कल्पना करिए, क्या हो गया है इन लोगों को? सत्ता की हबीज इस सीमा तक, इनका मानसिक संतुलन खो बैठी। बहनों भाइयों, मैं बात बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। बिहार के लोगों को विचार करना पड़ेगा इसमें। कब तक यह राजनीति चलेगी? हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। आपने देखा सत्ता परिवर्तन का क्या करिश्मा होता है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी थी, तो उस समय हमारा भारत धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन बहनों भाइयों, आज सीना ठोक कर बड़े स्वाभिमान के साथ कह सकते हैं, हमारा भारत धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में जो 11वें स्थान पर खड़ा था, आज वह जंप लेकर दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर आकर खड़ा हो गया। बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं अब यह दावा कर रही हैं कि वह दिन दूर नहीं है, कुछ ही महीनों अथवा 1 साल के अंदर धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 3रे स्थान पर आकर खड़ा हुआ है। और जिसने दावा किया है, पढ़े लिखे लोगों को मैं बताना चाहता हूं, आप जाइएगा वेबसाइट के ऊपर देख लीजिएगा, उस फाइनेंशियल फर्म का नाम है मॉर्गन स्टैनले।
मैं जो भी बोलता हूं प्रमाण सहित बोलता हूं। और बहनों भाइयों, भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता कि 2047 तक, जैसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हमारा भारत विकसित भारत बनकर रहेगा। लेकिन उसके लिए बिहार का भी विकसित बिहार बनना ही आवश्यक है, तभी होगा। कैसे सोच ये पैदा होती थी, कैसे सोच लेते हैं लोग, कट्टा। लेकिन अब कट्टा उट्टा मत बोलिएगा। अब कहीं बाहर जाइएगा तो कहीं आइए ना हमारी एनडीए के बिहार में, अरे हमारा विकसित बिहार में। वो जमाना गया कि आइए ना हमारा बिहार में, मार देंगे कट्टा कपार में। मेरा आश्चर्य होता है, कैसे कैसे लोग बोलते हैं। क्या हालत बना रखी थी। बहनों, देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। उसमें बिहार का बहुत बड़ा योगदान है। आपको अनुभव न होता होगा, घर की मुर्गी साग बराबर। कहावत मालूम है ना, जानते हैं नहीं? कहा जाता है कि नहीं, घर की मुर्गी साग बराबर। बहनों भाइयों, बिहार का नौजवान इतना प्रतिभा संपन्न होता है, हाईली टैलेंटेड होता है। मैं तो यहां पर हमारे वह विभाग भी मैं देख रहा हूं जिसमें कि लगभग 8,000-9,000 वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं अपने बिहारी नौजवानों के टैलेंट को देखकर, उनकी प्रतिभा को देखकर दंग रह जाता हूं। मेरे बहने भाई, दुनिया के दूसरे देशों में मैं जाता हूं, क्योंकि हर महीने दुनिया के किसी न किसी देश में मुझे जाना पड़ता है। मैं देखता हूं, वहां आते हैं इंडियन डायस्पोरा बोलते हैं, भारत के लोग बड़ी संख्या में, 500, 700, 800, 1000, 1000। उनके साथ हमारा सीधा संवाद उनके साथ भी होता है, बातचीत होती है। क्या देखा है अपने बिहार के नौजवानों को। अच्छा देखिए, करिश्माई मेधा, प्रतिभा भी परमात्मा ने उनको दे रखी है, लेकिन बिहारी भाषा उन्होंने नहीं छोड़ा है। मेरे बहने भाइयों, अपनी जड़ से, अपनी संस्कृति के साथ वो जुड़े हुए। यह है बिहार की विशेषता, बिहार के नौजवानों का यह करिश्मा। और मेरी बात मान लीजिए, पहले वाला भारत नहीं रहा। जो चाहे भारत की ओर आंख दिखा दे, जमाना लद गया। अब वह भारत नहीं रहा। अब तो पक्का है, जो हमें छेड़ेगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और करके दिखा दिया। ये केवल भाषण की बात नहीं है, करके दिखा दिया। अरे धैर्य धैर्य धैर्य। ओम शांति शांति शांति। और आपने देखा कि हमारे भारत के कुछ नवयुवक अपने परिवार के लोगों के साथ जिस तरीके से मई के महीने में कश्मीर की वादियों में गए थे पर्यटन के लिए, घूमने के लिए, वहां पर पाकिस्तान से चोरी छिपे आकर आतंकवादियों ने उनके ऊपर कातिलाना हमला करके मार डाला था। बहनों भाइयों, दूसरे दिन ही मैंने सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्षों की बैठक बुलाई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की। बैठते ही कुर्सी पर मैंने पहला सवाल किया था, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करना है, आप लोग तैयार हैं? बहनों भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आपको खुशी होगी, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा, जिस भी प्रकार के ऑपरेशन का आदेश होगा, ऑपरेशन करने को हम तैयार हैं। फिर प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई, सारी जानकारी उनको हम लोगों ने दी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी तरफ से खुली आ जाए। उसके बाद टारगेट तय हुए, और आपने देखा जो टारगेट तय किया था बहनों भाइयों, निशाना अचूक था, निशाना अचूक था, एक भी टारगेट बचने नहीं पाया।
और कितने लोग मारे गए वो संख्या नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मान लीजिए 3 के फिगर से बहुत आगे। आज तक ऐसा कभी भी ऑपरेशन नहीं हुआ। और ये मानकर चलिए, हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह स्थगित है। फिर से यदि पाकिस्तान जरूरत करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतने को तैयार रहना होगा। मेरे बहन भाई, ये कोई आसान खेल नहीं। हम इस तरीके से नहीं आने देंगे। लेकिन बहन भाइयों, ये देखिए भारतवासियों की सहृदयता, दिलेरी। हम लोगों को कहते हैं लोग ना, भारतीय जनता पार्टी वाले हिंदू मुसलमान के आधार पर भेदभाव करते हैं। बहन भाइयों, आज तक अपनी राजनीति में मैंने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, कभी नहीं किया। कोई पता लगा ले, प्रेस के लोग हैं, पता लगा ले। क्योंकि मैं मानता हूं कि भारत के रहने वाले जो भी हैं सभी एक दूसरे के भाई हैं, परिवार के सदस्य हैं। कभी भी राजनीति नहीं की। और मैं इसलिए भी ये कह रहा हूं, ऑपरेशन हम लोगों ने किया, हम पाकिस्तान की जनता के ऊपर आक्रमण नहीं किया। हमने आक्रमण किया तो आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर पर आक्रमण किया था, आम जनता पर आक्रमण नहीं किया। इतनी सावधानी हम लोगों ने बरती। मैं समझता हूं कि अब सब पाकिस्तान के समझ में आ गया होगा, थोड़ा वो भी सावधानी बरतेंगे। नहीं बरतेंगे तो आप लोग भी मान लीजिएगा जब कुछ होगा तो। मेरे बहनों भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देश अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मुझे कभी कभी बेहद तकलीफ होती है जब कुछ नेता अनाप शनाप की बातें विरोधी दल के लोग बोलते हैं। वह कहते हैं कि बिहार के लोगों की वोट चोरी हो गई। राहुल गांधी कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका वोट चोरी हो गया है? यदि हो गया है तो बताओ। इधर के लोग क्या बताइए, वोट चोरी हुआ है? इधर के लोग बताओ, वोट चोरी हुआ है आप लोगों का? किसी का वोट चोरी नहीं हुआ है। क्या झूठ बोलकर राजनीति करना यह आवश्यक है? और मैं कहता हूं कि मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए यदि वोट चोरी हो ही गया है तो उसकी शिकायत लिखकर आप चुनाव आयोग को करिए। न इंसाफ मिले तो आप अदालत में जाइए। आप इतना झूठ बोलकर इस तरीके से देश की जनता को गुमराह करेंगे, उनकी आंखों में धूल झोंकेंगे। बहनों भाइयों, ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। वायु में छोटे हैं, इसलिए मैं सुझाव भी देना चाहता हूं। मैं अपने राजनीतिक विरोधी को भी दुश्मन नहीं मानता हूं कभी। और राहुल जी को भी रीथिंक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने प्रारंभ कर दिया सेना में आरक्षण, सेना में आरक्षण। अरे भैया, यहां करना हो सभी जगह आरक्षण के पक्षधर हम भी, विरोधी नहीं है। सेना में कभी नहीं पूछा जाता तुम्हारी जाति कौन है, कौन तुम्हारा धर्म कौन है। सेना का एक ही धर्म होता है, सैनिक का सैन्य धर्म होता है, उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। मेरे बहन भाई, ये कहां ले जाना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं देश? और बड़े आप अति पिछड़े, अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग के और मुस्लिम समाज के हमदर्द आप बनते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतने बड़े हमदर्द हैं तो नेता विरोधी दल जब बनने की बात आई, आप स्वयं नेता विरोधी दल संसद में क्यों बन गए? आपने किसी अनुसूचित वर्ग, पिछड़े वर्ग अथवा मुसलमान को क्यों नहीं बनाया? इस सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। हमारी एनडीए का यहां तक सवाल है, हमारा प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से, राष्ट्रपति बनाया अनुसूचित वर्ग से।
दूसरी बात बनाने की आदिवासी वर्ग से, पर समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कैबिनेट में हर वर्ग के लोग। अब भारत को इस तरीके से बांट कर चलाया जाएगा। और बहनों भाइयों, मुझे बहुत तकलीफ कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने तो इस हद तक चले गए वोट के लालच में कि उन्होंने कहा कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस। क्या कर रहे हैं? मैं उन्हें बताना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान के नाम पर भी देश को मत बांटो। हमको इस आधार पर वोट नहीं चाहिए। हम अपने देश के अतीत में झांक कर जब देखते हैं तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की धरा पर रहने वाले लोगों को ही, भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया की किसी एक धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। हमारे ऋषि और मनीषी केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं मानते, पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। कांग्रेस के लोगों की बातें समझ में नहीं आती, कहां ले जाना चाहते हैं। बहन भाइयों, बातें बहुत सारी, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन पिछले साल उपचुनाव में मैं आया था और अशोक सिंह ने वादा किया था कि जमानिया से गंगा जी का पानी रामगढ़ में लाएंगे, और सम्राट चौधरी भी वादा किए थे कि वो सपना यह पूरा होगा। और मुझे जानकर खुशी हुई है कि जो वादा किया गया था वह वादा पूरा हो गया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और बहनों भाइयों, जल्दी ही मैं समझता हूं इस पर काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो और तो आप सब लोग ठीक ठाक है ना, और तो कुछ ज्यादा बोलने वाले की जरूरत है नहीं। जिता रहे हैं, बम्पर वोटर जिताएंगे कि वैसे ही ऐसे ही पक्का? नहीं तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही निवेदन करते हुए कि हमारे अशोक सिंह को आप बम्पर मतों से, भारी मतों से विजय दिलाकर आप भेजिए उत्तर प्रदेश सरकार में। या 2 बार या तीसरी बार जीतेंगे, या तीसरी बार, देखिए तीसरी बार जीतेंगे। और किसी को आगे निकलना होता है तो 1, 2, 3 में वह दौड़ जाता है। आप लोग जानते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।